हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड। आज का अपना टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विद टेम्परेचर। सबसे पहले क्यूरी नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने चुंबकीय प्रवृत्ति का टेम्परेचर के साथ संबंध देखा था। उन्होंने देखा कि पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम कई मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को टेम्परेचर के साथ आलेखित करते हैं तो हमें इस तरह का प्लॉट मिलता है। और 1/m और टेम्परेचर के साथ जब ये आलेख बनाया जाता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से गुजरती है। तो क्यूरी जो लॉ है वो हम कैसे लिखते हैं, m = c/θ, वेयर c इज क्यूरी कांस्टेंट। क्यूरी कांस्टेंट c की वैल्यू जो है n μ²/3k, जहाँ n है अवोगाद्रो नंबर, म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट और k है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब जो क्यूरी नियम है वो कुछ सब्सटेंस पे लागू नहीं होता, जैसे फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक आदि सब्सटेंस पे। तो इसमें एक संशोधन किया गया जिसे संशोधित रूल को हम कहते हैं क्यूरी वाइज लॉ। तो क्यूरी वाइज लॉ क्या होता है, m = c/t-θ, वेयर थीटा is a new constant is called Wise constant। थीटा जो है वो जब हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखते हैं तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उनके लिए तो एक सीधी रेखा वाला जो प्लॉट हम देख रहे थे वैसा मिलता है, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक है या एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनके साथ जो टेम्परेचर के साथ उसका जो व्यवहार है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो हम थीटा से डिसाइड करते हैं। अब अगर हम इनके साथ काई और टेम्परेचर का रिलेशन देखें तो अपने को पैरामैग्नेटिक के लिए पैराबोलिक टाइप का प्लॉट मिलता है जो अपने पहले देखा था थोड़ी देर पहले। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके लिए पहले जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज होती है। उसके बाद फिर वो पैरामैग्नेटिक जैसा ही व्यवहार करता है, स्लो डिक्रीज होती है। तो एक शार्प पॉइंट हम इसमें देखते हैं जिस पर उसके बाद जो उस पदार्थ का फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का व्यवहार है वो पैरामैग्नेटिक जैसा हो जाता है। उस टेम्परेचर को यहाँ TC से लिखा हुआ है, यानी क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है कि वह ताप, जिस ताप से अधिक ताप पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की भांति व्यवहार करते हैं, वो क्यूरी ताप कहलाता है। ठीक ऐसा ही हम एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए देखते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। शुरू में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी मोलर ससेप्टिबिलिटी जो है, चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती है और फिर एक पॉइंट के बाद गिरना शुरू होती है। तो उस पॉइंट के बाद का जो व्यवहार है उनका वो पैरामैग्नेटिक जैसा। वैसे पैरामैग्नेटिक में तो डिक्रीज ही हो रही थी, इसमें पहले बढ़ती है फिर डिक्रीज होती है। इस टेम्परेचर को हम Tn से डिनोट करते हैं, जहाँ ये Tn क्या है, नील टेम्परेचर है। तो नील टेम्परेचर क्या है कि वह टेम्परेचर जिस पर जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की भांति व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, वो नील टेम्परेचर कहलाता है। अब हम 1/m और टेम्परेचर के साथ जो प्लॉट है उसमें हम देख रहे थे कि एक सरल रेखा आती है। तो क्यूरी वाइज लॉ में t माइनस थीटा, जो t की जगह हमने टर्म यूज़ की थी थीटा, जो वाइज कांस्टेंट था अपना। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उनके लिए तो जो सीधी रेखा वाला प्लॉट है वो मूल बिंदु से गुजरता है, तो उनके लिए थीटा 0 होता है, तो वहाँ क्यूरी नियम ही लागू हो जाता है। थीटा 0 कर देंगे तो क्यूरी नियम और क्यूरी वाइज नियम सेम हो जाएंगे वैसे भी। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनके लिए थीटा पॉजिटिव आएगा, तो 0 से कुछ अधिक केल्विन ताप पर वो प्लॉट उस रेखा को काटेगा, तापक्रम वाली जो अक्ष है उसको काटेगा। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये जो प्लॉट है वो तापक्रम वाला अक्ष को कहाँ काटेगा, ऋणात्मक वैल्यू पर, 0 केल्विन से कम वैल्यू पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू इनके लिए नेगेटिव होती है, यानी थीटा की जो वैल्यू है वो जब हम 1/m और टेम्परेचर के बीच प्लॉट खींचते हैं तो उस प्लॉट में जो तापमान एक्स को वो रेखा जहाँ काटती है वही थीटा की वैल्यू होती है, जिसे हम वाइज कांस्टेंट कहते हैं। तो आप देख रहे हो कि एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए ये नेगेटिव वैल्यू होती है, पैरामैग्नेटिक के लिए थीटा की वैल्यू 0 होती है और फेरोमैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होती है। एक और प्लॉट m इंटू टी और टी के बीच में अगर हम प्लॉट खींचें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए तो एक सीधी रेखा आएगी, यानी तापमान के साथ कोई परिवर्तन नहीं दर्शाने वाली। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए पहले टी बढ़ने के साथ m और टी का जो प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू अचानक डिक्रीज होगी और फिर कुछ एक टेम्परेचर विशेष के बाद पैरामैग्नेटिक की तरह व्यवहार करेगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए ये इसका विपरीत प्लॉट होगा, पहले टी के साथ m और टी का प्रोडक्ट बढ़ेगा और फिर फेरोमैग्नेटिक जैसा व्यवहार करेगा, पैरामैग्नेटिक जैसा व्यवहार। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।